जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है और साथ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। तो चैनल के माध्यम से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, उसी के अवसर पर मैं भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा आप लोग के सामने। उन्होंने बोला था कि जीवन में समस्याओं के दो मुख्य कारण होते हैं। एक, हम सोचते रहते हैं और काम नहीं करते हैं, और दूसरा, हम बिना सोचे काम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से हमेशा हमको अवॉइड करना चाहिए। और बोला भी गया है कि अच्छी चीज़ें सब लिखी जा चुकी हैं, बस करना बाकी है। उनके विचारों को जो है जीवन में आत्मसात और अनुसरण करने की कोशिश कीजिए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 40, सब्जेक्ट है आपका EIM। तो चूँकि आप लोग को पता है कि 39 लेक्चर में आप लोग के पूरा यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 टू यूनिट 6। तो मैंने आपको जो है प्रीवियस क्लास में भी बोला था लेक्चर नंबर 39 में कि हम कुछ क्वेश्चन पेपर का संग्रह देखेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर के संग्रह के लिए मैं अभी प्रेजेंटली जो 6 सेमेस्टर में हैं आपके सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ के तृतीय वर्ष अंतिम वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं उनके सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्हीं के सहयोग से ये जो आपका संग्रह जो आप अभी देखेंगे 2012 से लेकर के 2019 के पेपर का संग्रह, जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका संग्रह आप देख सकते हैं। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम लोग ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का कुछ कंपैरिजन करेंगे कि ऐसे कौन से जो टॉपिक हैं वो नए आए हैं आपके सिलेबस में और कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसका आकलन इस चीज़ को देख करके लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मात्र एक जो है संयोग कहा जाएगा। मैं जस्ट एक प्रिडिक्शन बोला जा रहा हूँ आपको मैं प्रिडिक्शन शेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक नए हैं, कौन कौन से टॉपिक आए हैं। जस्ट एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर का आपके पास स्टोरेज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा, यूनिट नंबर 1 का जैसे है जो भी असाइनमेंट के तौर पे ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का संग्रह कर सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपका जो भी प्रिपरेशन रहेगा, जो भी तैयारी रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 के साथ। यूनिट नंबर मैं 1 की बात करूं तो आपके जो ओल्ड और न्यू अगर मैं बांटूं अगर मैं 2 मिनट के लिए लिख दूं यहाँ पे ओल्ड और न्यू, तो ओल्ड सिलेबस में था यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 10। इसी को कंप्रेस करके यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6 में असेंबल किया गया है। कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं और कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो जस्ट एक ब्यौरा देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6। तो ओल्ड अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 में था आपका इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। मैं इसको जल्दी बोलना चाहूँगा आपके सामने। रिव्यू ऑफ द टर्म एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रेंज एंड एरर्स, डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिजोल्यूशन, प्रिकॉशन अगेंस्ट हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस पिकअप एंड रेमेडीज, शिल्डिंग एंड ग्राउंडिंग दैट इज फॉर 2 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिव वाइडबैंड मेजरमेंट। ये आपका ओल्ड सिलेबस था। नया सिलेबस की बात करूं तो इस यूनिट का नाम चेंज करके कर दिया गया बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट्स। टॉपिक रहे इसमें मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन, रेंज, एरर्स इन मेजरमेंट, सोर्सेस ऑफ एरर्स, लिमिटिंग एरर्स, लोडिंग इफेक्ट, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड कैलिब्रेशन। दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करूं तो इसमें जो नया टॉपिक ऐड हुआ, लेट अस सी द न्यू टॉपिक। नीचे में ये सीधा एक क्वेश्चन देखेंगे, आप सीधा नीचे में मूव कीजिए। पहले आपका जो है मेजरमेंट नहीं दिया था उसमें ओल्ड सिलेबस में, ये न्यू सिलेबस में एडअप हुआ है। मेथड ऑफ मेजरमेंट एडअप हुआ है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एडअप हुआ है और लिमिटिंग एरर्स भी एडअप हुआ है और लोडिंग इफेक्ट भी एडअप हुआ है और इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशन। सो दिस आर द न्यू टॉपिक्स। ये आपके पुराने सिलेबस में नहीं था, ओल्ड सिलेबस में। नया सिलेबस में ये सब चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो कई बच्चे मेरे को शिल्डिंग और ग्राउंडिंग का भी बोल रहे थे, तो इसमें एक्चुअली वो चीज़ दिया नहीं है। शिल्डिंग एंड ग्राउंडिंग आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है।
तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा वरी ना हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पढ़ना है शील्डिंग एंड ग्राउंड, तो मैं शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग, तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ। शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल। बट अगर आप न्यू सिलेबस की बात करें तो आपको जो है कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है शील्डिंग और ग्राउंडिंग। आप जा करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों का कंपेरिजन कर सकते हैं। और इसमें अगर कुछ त्रुटि हो तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। सो यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो अभी के जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन के संग्रह किए हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आया था 2013 में और 2017 में, देखने को मिल गया आपको 2.5 नंबर का। ये मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली 2.5 और 5 नंबर के होते हैं, इसको छोड़कर भी और क्वेश्चन पैटर्न हो सकता है, बट जो मोस्टली जो पैटर्न होते हैं कुछ स्टेप के होते हैं 2.5 और 5 के। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर और इन्वायरमेंटल एरर के बीच में डिफरेंस करने को दिया था ये, तो इस टाइप का डिफरेंट स्टडी भी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसको आप जब जो है किए रहेंगे आपके माइंड में वो पूरा प्रोग्राम रहेगा, तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, तुरंत जा करके आप आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज आपको खोजना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट एरर में क्या था और इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या था। ओके, ये 2013 में आया था 2.5 नंबर का, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिजिटल का जमाना है, स्क्रीनशॉट रहेगा आपके मोबाइल में तो कभी भी आप खोल के देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्या है करके, सिंपल। सो डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड रिजोल्यूशन ये आया था 2014 में 5 नंबर के लिए। इसका भी आप चार्टिंग बना लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी 2 के बीच पूछता है, कभी कभी 3 के बीच पूछता है विद एग्जाम्पल्स। डिफाइन सेंसिटिविटी एंड रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन के बीच में भी डिफरेंस पूछा है, दोनों का डेफिनेशन और दोनों के एग्जांपल्स आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी दे सकते हैं। 2016 में 5 नंबर के लिए आया था। यूनिट नंबर 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, आल्सो गिव द नीड ऑफ शील्डिंग। नीड ऑफ शील्डिंग भी एडअप किया है 2019 में, फ्रेश क्वेश्चन है ये 5 नंबर का। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नया टॉपिक्स है, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको टॉपिक को भी आप पूरा विधिवत आप जो है नोट्स जो है मेंटेन कीजिएगा, ये बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट यूनिट मूव करते हैं, यूनिट नंबर 2। तो ये जो यूनिट नंबर 2 है, ये एक टाइप से बोला जाएगा पूरा का पूरा यूनिट जो है नया सा जो है प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें जो यूनिट नंबर 2 था वो मल्टीमीटर था। अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं, यूनिट नंबर 2 मल्टीमीटर था। यूनिट नंबर 3 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर था, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर था। और यूनिट नंबर 4 जो था वो था AC मिली वोल्ट मीटर, AC मिली वोल्ट मीटर, दैट इज AC मिली वोल्ट मीटर। ओके, सो ये अपने को जो है 3 यूनिट जो है इसके रिस्पेक्ट में अगर देखने को मिल जाए, अगर कंपेरेटिव स्टडी करूँ मैं, तो इसमें जो एक लाइन दे दिया है वो लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ DC वोल्टेज, DC करंट, AC वोल्टेज, AC करंट। और इसके जो टॉपिक में है आपका जो दिख पा रहा है मेरे को, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस मेजरमेंट था, तो होपफुल यहाँ रेजिस्टेंस जो है छूट गया है। रेजिस्टेंस भी आपको पढ़ना है, बट आप अगर सिलेबस का अध्ययन करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि रेजिस्टेंस मिसिंग है, उसमें रेजिस्टेंस एडअप हो जाएगा। और ये आपको जो है ये परमानेंट मैग्नेट जो PMMC है और मूविंग आयरन है, ये दोनों के दोनों नए टॉपिक हैं, ध्यान रहे आप लोग को। तो PMMC और जो मूविंग आयरन था, तो अगर मैं एक नए सिलेबस के कंपेरेटिव अगर पूरे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ DC वोल्टेज, DC करंट, AC वोल्टेज, AC करंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो मेनली इसके प्रिंसिपल, ऑपरेशन और आपका जो है कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, दोनों का PMMC और मूविंग आयरन का। ये 2 क्लास में हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। PMMC के 2 लेक्चर्स हैं और मूविंग आयरन के 1 लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं मल्टीमीटर की बात करूं तो मल्टीमीटर के जो क्वेश्चन आए हैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में, तो मल्टीमीटर का जो है आपका है एक्सप्लेन मेजरमेंट प्रिंसिपल ऑफ 1 माइक्रो ओम एंड ऑफ 1 मिली ओम रेजिस्टेंस के लिए दिया 2013 में 5 नंबर के लिए। एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ DC वोल्टेज 2014 में 5 नंबर के लिए। एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर 2015 में 5 नंबर के लिए। और डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीमीटर 2016 में 5 नंबर के लिए। और मल्टीमीटर की विशेषता व अध्ययन महत्व के बारे में लिखें, ये है आपका 2016 का ही 5 नंबर के लिए। और राइट स्पेसिफिकेशन ऑफ मल्टीमीटर एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इट 2016 में 5 नंबर के लिए। और हाउ AC करंट एंड रेजिस्टेंस आर मेजर्ड बाय मल्टीमीटर 2017 में 5 नंबर के लिए। तो ये नॉर्मली आप लोग मल्टीमीटर का देख सकते हैं, कन्वेंशनल मल्टीमीटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर का। बट इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोडायनामोमीटर देखा है, इसमें इंडक्शन टाइप है, थर्मल टाइप है,
रेक्टिफायर टाइप है, अलग अलग टाइप के देखे हमने, एक क्लास में देखा भी हम लोगों ने इसका। इलेक्ट्रोथर्मल जो आपका है, जो डायनेमोमीटर है, डायनेमोमीटर AC और DC दोनों के मेजर के लिए यूज़ होता है, उसको हम लोगों ने देखा था। फिर PMMC देखा ही है, मूविंग आयरन देखा ही है, रेक्टिफायर टाइप है, हॉट वायर टाइप है, इंडक्शन टाइप है, तो सब आपके उसमें आते हैं। तो उसमें मल्टीमीटर भी आता है, तो आप मल्टीमीटर भी देख सकते हैं। और मल्टीमीटर का AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, AC करंट, DC वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, एनालॉग मल्टीमीटर और इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर दोनों के बीच में अध्ययन कर सकते हैं और दोनों का कंपैरिजन चार्ट भी बना सकते हैं। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मूव करते हैं यूनिट नंबर 3, नया सिलेबस की यूनिट नंबर 3 था CRO। सो लेट्स सी द CR यूनिट नंबर 3। मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 है जो सबसे महत्वपूर्ण है, CR, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। यूनिट नंबर 3 के सिलेबस की बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में आपका जो है आपको देखने को मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ CRT, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग एंड एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, ब्रीफ मेंशन ऑफ स्क्रीन फॉस्फर फॉर CRT, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम बेस्ड ऑपरेशन एंड नीड फॉर ब्लैंकिंग ड्यूरिंग फ्लाईबैक, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन, block diagram and explanation of basic CRO and a trigger sweep oscilloscope front panel controls, specification of CRO and their significance, use of CRO for the measurement of voltage, that is DC and AC, frequency using Lissajous figure, then time period, phase measurement, special features of dual trace, delayed sweep and storage CROs, CRO probes including current probes, then working principle of spectrum analyzer। ये आपका ओल्ड सिलेबस हो गया। न्यू सिलेबस की बात करूँ तो न्यू सिलेबस में बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन कर करके एक जो न्यू सिलेबस, न्यू टॉपिक, नई चीज़ें जो इसमें एडअप की गई वो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ CRT, ब्लॉक डायग्राम डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक CRO एंड ट्रिगर स्वीप ऑस्किलोस्कोप, फ्रंट पैनल कंट्रोल, स्पेसिफिकेशन ऑफ CRO एंड देयर एक्सप्लेनेशंस, मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फेस यूजिंग CRO, डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप, block diagram and working principle. So that is the new topic, digital storage oscilloscope, working principle of spectrum analyzer। तो बहुत सारी चीज़ों को कट आउट करके जो भी चीज़ें थी उसको नया सिलेबस में ये सब चीज़ें थी, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। इसको आप देखने से पहले जो है सामने सिलेबस रख सकते हैं, चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अगर मैं इसमें यूनिट नंबर 3 में अगर जो है प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं, लेट्स सी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रम एनालाइजर 2012 और 2018 में 5 नंबर के लिए देखने को मिला अपने को। फंक्शन ऑफ वर्किंग प्लेट्स इन, फंक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेट, नॉट वर्किंग प्लेट, सॉरी, फंक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेट्स इन CRO 2012 में देखने को मिला 5 नंबर के लिए। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज यूजिंग CRO 2013 में देखने को मिला 5 नंबर के लिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ CRO विद ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग, ये हमको देखने को मिला 2014 में, और लेटेस्ट हमको देखने को मिला है 2019 में 5 नंबर के लिए। यूज ऑफ CRO फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड एंड फेस, ये हमको देखा मिला 2015 में 5 नंबर के लिए। फ्रंट पैनल कंट्रोल ऑफ CRO 2015 में 5 नंबर के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ CRT 2016 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, 5 नंबरों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ CRT। एप्लीकेशन ऑफ CRO 2016 में पूछा गया 2 नंबर के लिए। लिसजस पैटर्न 2016 में 5 नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिसजस पैटर्न। ब्लैंकिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी 2016 में पूछा गया, 2019 में लेटेस्ट पूछा गया है 5 नंबर के लिए। 2019 में हम देख रहे हैं कि 5 + 5 10 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए लेटेस्ट CRO से पूछा गया है। तो CRO जो यूनिट है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। तो इसमें जो नया टॉपिक है डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप, ध्यान रहे। सो दिस इज द न्यू टॉपिक जो कि एडअप हुआ है। मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 पे। तो मैं इसके यूनिट नंबर 4 भी अगर 4 की तरफ अगर मूव करूँ तो यूनिट नंबर 4 जो है आपका टॉपिक है इसका इम्पीडेंस ब्रिज एंड क्यू मीटर्स। ये यूनिट नंबर 8 में है, आपका ओल्ड सिलेबस यूनिट नंबर 8 देख सकते हैं। यूनिट नंबर 8 का जो 8 मतलब ओल्ड सिलेबस था वो था DC एंड AC ब्रिजेस। DC ब्रिजेस में था व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन ब्रिज और सेंसिटिविटी नल डिटेक्टर्स। केल्विन ब्रिज को हटा दिया गया है नया सिलेबस में। AC ब्रिजेस में जो है इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, दैट इज कैपेसिटेंस ब्रिज, हे ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, विन ब्रिज, फिर था ट्विन नेटवर्क, स्टोरेज फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर एंड देयर मेजरमेंट्स।
ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेनेशन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेबोरेटरी टाइप बैलेंसिंग टाइप आरएलसी ब्रिज, स्पेसिफिकेशन ऑफ आरएलसी ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल आरएलसी ब्रिज, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्यूमीटर। ये आपका ओल्ड सिलेबस था। नया सिलेबस की बात करूँ तो नया सिलेबस में है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपके आर मेजर के लिए किया जाता है। एसी ब्रिजेस में है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज, हेज ब्रिज, डिसॉल्टेज ब्रिज, शेरिंग ब्रिज एंड एंडरसन ब्रिज। ब्लॉक डायग्राम डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबोरेटरी टाइप आरएलसी ब्रिज, स्पेसिफिकेशन ऑफ आरएलसी ब्रिज, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्यूमीटर। तो इसमें जो एक चीज निकल के सामने आ रही है वो है कि इसमें जो ब्रिज है डिसॉल्टेज ब्रिज, ये हमको न्यू टॉपिक में डिसॉल्टेज लग रहा है, डिसॉल्टिस नॉट सॉल्टिस, सॉरी, डिसॉल्टिस ब्रिज। ओल्ड सिलेबस में नहीं था डिसॉल्टेज ब्रिज, एंडरसन था, शेरिंग था, विन ब्रिज था, ठीक है। डिसॉल्टेज ब्रिज लग रहा है, हेज ब्रिज था, शेरिंग ब्रिज था, एंडरसन ब्रिज था। ओके, सो डिसॉल्टेज ब्रिज इज एक्स्ट्रा जो है यूनिट नंबर 4 में ये एडप्ट किया गया। तो विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट सिलेबस यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ क्यूमीटर पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन वर्किंग ऑफ क्यूमीटर 2012-2017 में 5 नंबरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन आरएलसी ब्रिज, 2013 में भी आया, 14 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया। 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। ब्रिज फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट 2016 में आया 5 नंबर का। देन एक्सप्लेन अबाउट शेयरिंग ब्रिज था 2016 में 5 नंबर का। फिर कंपेयर एसी और डीसी ब्रिज, बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप कर लीजिए, क्लास पढ़ाते हुए भी मैंने बोला था इसको, डू इट। 2017 में 5 नंबर के लिए किया जाता है। ये सब क्वेश्चन को अगर आप करे रहते हैं तो इसका मेन जो एडवांटेज ये होता है कि आप तुरंत जाकर वहाँ पे आंसर लिख पाएंगे, वहाँ पे सोचने का आपको कुछ सोचने में टाइम किल करना नहीं पड़ेगा। सो एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नल डिटेक्टर 2018 में भी आया, 2019 में आया व्हीटस्टोन ब्रिज को 5 नंबरों के लिए। कंपेयर इंडक्टेंस ब्रिज एंड कैपेसिटेंस ब्रिज, डू इट आल्सो। इंडक्टेंस ब्रिज और कैपेसिटेंस ब्रिज के अलग अलग जो टाइप है उसको जो है आप दोनों के ब्रिज का नाम लिख लीजिए, ब्रिज का नाम लिख करके कोई एक ब्रिज को समझा दीजिए दोनों में जो है, ये आप कर सकते हैं। कंपेयर इंडक्टेंस ब्रिज और कैपेसिटेंस ब्रिज 2018 में पूछा गया 5 नंबरों के लिए। मूव करते हैं आगे। एक्सप्लेन मैक्सवेल ब्रिज पूछा गया 2019 में जो है 5 नंबर के लिए। तो 2019 में ये आया, 2019 में ये आया, और 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, नल डिटेक्टर, स्टोरेज फैक्टर और डिसिपेशन फैक्टर भी पूछा गया था, जो कि प्रेजेंटली सिलेबस में अभी मेंशन नहीं है, दैट्स वाई मैंने उसको छोड़ दिया। तो 2019 में 15 नंबर के क्वेश्चन इससे देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट नंबर 5, लेट्स सी द यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, लेट्स सी। मूव करते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 आपका जो प्रेजेंट सिलेबस है उसमें यूनिट है सिग्नल जनरेटर एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेट्स सी द ओल्ड सिलेबस में सिग्नल जनरेटर नाम से था इसका। यूनिट नंबर दैट इज 7। ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेबोरेटरी टाइप लो फ्रीक्वेंसी एंड आरएफ सिग्नल जनरेटर, पल्स जनरेटर, फंक्शन जनरेटर। स्पेसिफिकेशन फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर, आरएफ सिग्नल जनरेटर, पल्स जनरेटर, फंक्शन जनरेटर। ब्रीफ आइडिया ऑफ टेस्टिंग स्पेसिफिकेशन फॉर द एबव इंस्ट्रूमेंट्स, देन स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर। नए सिलेबस की बात करूँ तो नए सिलेबस में आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम, स्पेसिफिकेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, आरएफ सिग्नल जनरेटर, पल्स जनरेटर एंड फंक्शन जनरेटर, डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर, और है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, नीड एंड वर्किंग। सो दिस आर द न्यू टॉपिक्स। डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर नहीं था, ये नया टॉपिक जुड़ा है, और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर दैट इज आल्सो द न्यू टॉपिक। तो न्यू टॉपिक में 2 नए टॉपिक देखने को मिल गया यूनिट नंबर 5 में। प्रेजेंट सिलेबस को देखते हुए देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन जनरेटर एंड सिग्नल जनरेटर। 2012 में 5 नंबर के लिए पूछा गया। सिग्नल जनरेटर और फंक्शन जनरेटर में डिफरेंस क्या होता है? सिग्नल जनरेटर में जो भी सिग्नल रहेगा वो साइनसॉइडल सिग्नल रहता है मेनली। फंक्शन जनरेटर में अलग अलग टाइप के सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। ओके, और स्टडी कर लीजिएगा, इसका चार्ट जो है डिफरेंस डायग्राम बना लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शन जनरेटर 2013 में देखने को मिला, 18 में देखने को मिला 5 नंबर में। एक्सप्लेन आरएफ सिग्नल जनरेटर 2014 में, 2016 में देखने को मिला 5 नंबर में। और एक्सप्लेनेशन ऑफ पल्स जनरेटर लिखा नहीं हूँ मैं यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ पल्स जनरेटर यूजिंग ब्लॉक डायग्राम 2015 में, 17 में, और लेटेस्ट 2019 में भी देखने को मेरे को मिला है इसमें, 2019 को 5 नंबर में, दैट इज इन पल्स जनरेटर।
लेट्स मूव टू लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6। लास्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 6। ओल्ड सिलेबस में देखो यूनिट नंबर 6, दैट इज उसका नाम था डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, और न्यू सिलेबस में भी नाम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है। दैट इज कंपेरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल मीटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रैम, डुअल स्लोप एंड इंटीग्रेशन टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टाइम इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड मेजरमेंट यूजिंग, that is period measurement using a universal counter, frequency counter, time based stability and accuracy and resolution. So this is the old syllabus. New syllabus में आपका comparison of analog and digital instrument सबसे महत्वपूर्ण topic, working principle of RAM type, dual slope type and integration type digital voltmeter, block diagram and working of digital multimeter, specification of digital multimeter and their applications, limitations of digital multimeters, then है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक प्रोब, लॉजिक पल्सर, लॉजिक एनालाइजर एंड सिग्नेचर एनालाइजर। सो नया टॉपिक, न्यू टॉपिक कौन कौन से हैं? तो लास्ट के जो है वो सब नया टॉपिक है, दैट इज लॉजिक प्रोब, लॉजिक पल्सर, लॉजिक एनालाइजर एंड सिग्नेचर एनालाइजर। So these are the new topics. So note down the new topics. These are the new topics. Take a screenshot of unit number 6. So let's see the questions. So difference between analog and digital instrument 2014, 2017 में, not 14, 2012, 2017 में 5 नंबर के लिए important topic, important है ये कम्पिटिटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2012, 17, 15 कुछ प्रोसेस होते हैं इसमें, सैम्पलिंग प्रोसेस, क्वांटाइजेशन प्रोसेस, इनकोडिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप अपना बेस बहुत ही स्ट्रांग बना के रखिएगा, तो थर्ड ईयर के बाद आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 3, रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर 2014 में 5 नंबर के लिए, डुअल स्लोप टाइप का पूछा गया 2015 में 5 नंबर के लिए, और शॉर्ट नोट्स ऑन डुअल स्लोप एंड रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर 2016 में 5 नंबर के लिए। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि रैम टाइप 5 नंबर के लिए पूछा, डुअल स्लोप टाइप 5 नंबर के लिए पूछा, और बोला है शॉर्ट नोट्स ऑन डुअल स्लोप एंड रैम टाइप, ये भी 5 नंबर के लिए। सो विशेष बात यह है कि 5 नंबर के लिए आएगा तो कितना लिखोगे, 2.5 नंबर के लिए आएगा तो कितना लिखोगे। इसमें 2.5 नंबर का है, 2.5 नंबर का माइंड में अपने प्रोग्राम होना चाहिए कि अगर 2.5 नंबर का आया तो मैं इतना लिखूंगा, 5 नंबर का आएगा तो इतना लिखूंगा। ये चीज़ नोट डाउन करने की है, इस चीज़ को हमेशा नोट डाउन करना कि किसी भी आंसर का 2 टाइप से आंसर कैसे लिखेंगे आप। माइंड में प्रोग्राम करके रखे रहेंगे तो वहाँ पे आपको जो है दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर पता चला कि आप लोग जो है मिलना इसमें 5 ही नंबर है, इसको लंबा लिख दे रहे हैं डुअल स्लोप को 5 नंबर के लिए, और रैम टाइप को भी 5 नंबर के लिए लिख दे रहे हैं, पूरा भर दे रहे हैं 4 पेज, और आपको नंबर मिल रहा है 5 नंबर, और टाइम भी चला गया हाफ एन आवर। सो नोट डाउन करेंगे इस चीज़ को यहाँ पे। यूनिट नंबर 6, फीचर्स ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर 2013 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण। डिजिटल मल्टीमीटर का जो है वर्किंग देख लीजिएगा, फीचर्स देख लीजिएगा, एप्लीकेशन देख लीजिएगा टोटल, और कैसे मेजर करते हैं एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट और रेजिस्टेंस। सो दिस आर द न्यू टॉपिक्स, नोट डाउन कीजिएगा। तो मैं एग्जाम के बेसिस पे कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सो लेट अस सी द टिप्स। तो हम लोगों ने देखा कंपैरेटिव स्टडी देखा ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का। तो ओल्ड सिलेबस में 2 यूनिट और थे, ऑडियो पावर मीटर और रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जिसको कि न्यू सिलेबस में उसको नहीं रखा गया है। So this is all about the syllabus of PIM, old syllabus versus new syllabus, and the storage of all question papers from 2012 onwards. So मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे जो सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक के जो तृतीय वर्ष में अंतिम वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र छात्रा हैं, उनके सहयोग से ही ये जो आपका 2013 से लेकर के 2019 का पेपर जो देखने को मिला आपको क्वेश्चन पेपर, उन्हीं के ये जो है सहयोग से निर्मित हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स। टिप्स है एग्जाम के बेसिस पे मेरे हिसाब से आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम दे देते हैं टिप्स में। सो लेट अस सी। फर्स्ट वन मैंने बोला है कि डिसाइड द लेंथ ऑफ आंसर्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स।
मार्क्स है आपका 2.5 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 1 नंबर भी हो सकता है, व्हाटएवर 5 नंबर भी हो सकता है। मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं अगर एक स्टाइल आप इसके मार्किंग को देखा जाए तो, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही आप अपना मार्किंग करें, मतलब जो लेंथ है उसको डिसाइड करें। जो पेपर होता है आपको जो पता ही है कि ये ब्लैंक मिलता है हमको, तो कोशिश कीजिए हमेशा ब्लैंक में लिखने का। तो आपका जो लिखने का जो ये रहेगा, कई लोग लिखे नहीं रहते हैं तो ऐसा चढ़ता है, ऐसा उतरता है, ये तो फिर ऐसा चढ़ेगा। तो एक नॉर्मल जो राइटिंग रहेगा वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप ब्लैंक पेजेस में एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर हो तो निशान। उसी टाइप का ये भी है, अभ्यास करते जाएंगे तो आपका जो ये रिदम है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी आप लिखेंगे तो एक नॉर्मल मैं लिखने का स्टाइल शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं एक पेज को लूँ, 2 पेज है इसमें, एक पेज को लूँ अगर, चलिए 2 ही पेज को लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ लिख लीजिएगा, ब्लॉक बना दीजिए इसको, देन ABCD जो भी लिखना है अब सडा उसको फिर जो है ये कर सकते हो। दूसरा चीज़, ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर में किसी का ब्लॉक डायग्राम बनाया है तो जस्ट इसके फ्रंट में ब्लॉक डायग्राम बना लेना इसका, क्योंकि फ्रंट में अगर ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो यहाँ देख करके लिखने में आसानी होती है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ये इससे जो मीन्स कनेक्टेड है, ये इससे जो है इससे कनेक्टेड है, ये नॉर्मल टिप्स। तो कोशिश करें इस टाइप का लिखने का, क्योंकि इस टाइप का लिखोगे तो आज जो है क्लियर व्यू रहता है, आपको व्यू जो है ये क्लियर दिखाई देता है कि आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन एंड कर दिए, देन आंसर नंबर फिर फर्स्ट के बी में आए तो फर्स्ट का बी, फिर फर्स्ट लिखिए, फिर इसको ब्लॉक भर दिए, फिर भी लिखिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, टेक केयर ऑफ टाइम। टाइम का जो है आपको विशेष ध्यान रखना है, टाइम ही महत्वपूर्ण है। तो टाइम के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है स्ट्रेटेजी का, लेट्स सी द स्ट्रेटेजी। या तो 0.3 0.4 कंप्लीट कर लेते हैं, देन 0.5 में आते हैं, तो टाइम के हिसाब से मैंने इसका टाइमिंग दिया है। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम, नीट और क्लीन डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम में जल्दबाजी नहीं करना है, डोंट फॉरगेट। डोंट बी मोर पैनिक इन स्टार्टिंग आवर ऑफ एग्जाम, बहुत महत्वपूर्ण। पहला पेपर रहता है तो पहला पेपर में क्या रहता है, हाथ पहले नहीं चलेगा। तो एक काम ये करना है कि हमको 7 दिन पहले या 5 दिन पहले जो रनिंग हैंड है, मतलब जो पेन है, वो पेन को कुछ मीटर जो है आपको चला लेना है, कुछ किलोमीटर आपकी कॉपी में, तो उसमें फ्लो बन जाएगा। ऐसा नहीं कि नया पेन लिखे हैं और उसको रख दिए, नॉर्मली बच्चे करते हैं, भगवान जी के सामने रख लिए नया पेन है, उसके बाद उस दिन निकाल दें उसको तलवार करके एकदम जो है, तो वो चलेगा नहीं। तो फ्लो रहना चाहिए, आपके पेन में फ्लो रहना चाहिए। तो इसका ध्यान रखेंगे, जो भी ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे आप लोग, उसका जो है फ्लो करके रखिएगा 1 हफ्ता पहले, ठीक है। और पेनिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के दिन में या स्टार्टिंग के पेपर में क्या होता है कि पहला जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। अभी मैं टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से उसको मैं उसके साथ जो है मीन्स रिलेट करके बताऊँगा अभी। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है स्टार्टिंग आवर में। तो स्टार्टिंग के जो आंसर्स मीन्स लिखने में ज़्यादा समय लेते ही हैं, ओके। स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो 2.5 घंटे का पेपर होता है। नॉर्मल पेपर की बात करूँ तो ड्राइंग वगैरह का पेपर 3 घंटे का होता है। तो थ्योरेटिकल पेपर की बात करूँ 2.5 घंटा है। 2.5 घंटा मतलब कितना हो गया, 150 मिनट। 150 मिनट को मैंने ब्रेक किया है 10 + 130 + 10, तो 10 स्टार्टिंग की रीडिंग के लिए, स्टार्टिंग रीडिंग अगर बोलूँ तो ये अपना इफेक्टिव मिल रहा है आंसर राइटिंग के लिए, और 10 मिनट जो है लास्ट के ड्राफ्टिंग के लिए। लास्ट में कुछ छूट गया, क्वेश्चन का जो नंबर है उसको चेक करने के लिए ए और बी क्वेश्चन का नंबर डाला है कि नहीं डाला है, रोल नंबर डाला है कि नहीं डाला है, व्हाटएवर। तो 10 नंबर यहाँ काट दूँ मैं अगर, और 10 नंबर यहाँ पे काट दूँ स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए। सिग्नेचर वगैरह जो भी है पूरे टोटल जो है मैंने 20 मिनट माइनस कर दिया इसमें। तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 130 मिनट मिल रहा है मेरे को। तो 130 मिनट मिल रहा है तो 1 यूनिट के लिए आपको मिला 26 मिनट। तो नॉर्मली जो पेपर का जो पैटर्न होता है यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 5 तक होता है, 5 सेक्शन में होता है पेपर, और 1 यूनिट में जो है 3 क्वेश्चन रहता है, और 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनाने रहते हैं नॉर्मली देखा जाए तो 13 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। अपने को मिल गया 13 मिनट, ये 26 मिनट हो गया पर यूनिट के लिए। तो एक क्वेश्चन के लिए मिल गया मुझे 13 मिनट। ध्यान रहे ये चीज़ माइंड में प्रोग्राम रहना चाहिए आपके, जो इसमें घड़ी में फीड रहना चाहिए। हमेशा एक ही दिक्कत होता है कि टाइम कम पड़ गया, टाइम कम नहीं पड़ेगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो टाइम कम कभी नहीं पड़ेगा। 13 मिनट ही देना है आपको किसी भी आंसर के क्वेश्चन के लिए।
मीन्स किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो अगर आप लिख रहे हैं तो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर मीन्स आंसर नंबर फर्स्ट का लिख रहे हैं, ए वाला पोर्शन, घड़ी में सेट कर लीजिए 13 मिनट, और 13 मिनट के बाद उसको आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपको 5 नंबर ही मिलेगा। इसमें आप अगर ज़्यादा समय देंगे तो दूसरा जो फिर मीन्स आंसर रहेगा या क्वेश्चन रहेगा छूट जाएगा, तो 5 नंबर उसका चला गया। तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हर को आप जो है 13 मिनट देंगे। अगर मैं एक जनरल सा फॉलो करूं चीज़ों को तो आपको 13 मिनट जो है एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। एक क्वेश्चन को आप 13 मिनट दें, या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट को अगर इस टाइप का अगर नहीं है, कुछ और क्वेश्चन है, मीन्स कभी कभी क्या होता है 5-6 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो हर यूनिट को आप दें 26 मिनट। एक लाइन में बोलूँ तो हर यूनिट को आपको 26 मिनट देना है। 5 यूनिट हो गया, 130 मिनट हो गया आपका 10 मिनट इसके लिए भी मिल रहा है, बाकी चीज़ों के लिए 10 मिनट लास्ट में मिल रहा है सबको देखने के लिए। उस हिसाब से आप टाइम को कंपनसेट कर लीजिए। तो अगर पहला यूनिट आप लिख रहे हैं तो फिर कभी कभी क्या होगा कि ये 40 से लेकर के मीन्स 26 के जगह में 30 मिनट, या ये बोलूँ कि 35 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकता है, ठीक है। तो इसमें आप पैनिक नहीं होना है, आपको उसी हिसाब से कंपनसेट करना है चीज़ों को मिनट के वाइज से। तो ये आपका पूरा जो है एग्जाम के बेसिस पे टिप्स जो है आप लोग के सामने। सो होपफुली आप लोग को EIM बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 40 तक पूरा का पूरा कवर करने का। अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है या कोई और वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए मीन्स कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा। सो तब तक के लिए जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।